में बापू के कत्ल के बाद दूसरा पॉलिटिकल मर्डर कौन सा था? मतलब राजनीतिक हत्या। एक इतने बड़े नेता महात्मा गांधी का कत्ल, उसके बाद 1948, उसके बाद कब हुआ दूसरा पॉलिटिकल मर्डर? तो आज उस दूसरे पॉलिटिकल मर्डर की कहानी है इस देश में एक मुख्यमंत्री। लेकिन उस कहानी को शुरू करें उससे पहले इसी कहानी का एक पहला पार्ट है। बात 1969 की है। 1969 में पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो। 69 का एक मंथ था, अमृतसर की कहानी है। वहाँ पे आर्मी कैंप थी, 5 जाट रेजिमेंट, ये आर्मी की एक बटालियन जो अमृतसर में पोस्टेड थी, वहाँ आर्मी कैंप में रहती थी। तो 59 की है, सॉरी 69 नहीं, 1959 में इसी आर्मी कैंप में रहने वाले बहुत सारे अफसरों और उनकी पत्नियां, उनकी बीवी अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अमृतसर रेलवे स्टेशन इसलिए गए कि उन्हीं के एक साथी अफसर वो अपनी पत्नी के साथ अमृतसर से विदाई ले रहे थे। उनकी पोस्टिंग किसी और शहर में हो गई, तो उनके तमाम कुलीग, साथी, सीनियर, जूनियर अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसमें अपने तमाम आर्मी अफसर और जवान की पत्नियां भी थी। उन्होंने उनको ट्रेन पे बिठाया, अपने साथी अफसर को, उनकी पत्नी को। ट्रेन चल पड़ी। अब इधर ये लोग वापस आ रहे थे अमृतसर स्टेशन से, लेकिन अचानक देखा कि कुछ लड़के मंचले टाइप वो औरतों को देखकर कमेंट्स पास कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। बल्कि एक आर्मी अफसर की वाइफ को तो उन्होंने बाकायदा मॉलेस्ट करने की कोशिश की। अब ये अजीब बात थी क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्मी की वर्दी में भी थे। कैसे खुलेआम अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर कुछ मनचले औरतों को छेड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, और ये देखते हुए कि हमारे देश के जवान हैं। तो ये बात अजीब थी, लेकिन आर्मी अफसरों को भी लगा कि ये क्या है, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है। उन्होंने फिर कहा कि ऐसे तो जाने नहीं देंगे। अब उन तमाम आर्मी के जवानों, अफसरों को गुस्सा है और उन्होंने उन मंचलों को पकड़ने का फैसला किया ताकि उसे सजा दे सके। अब वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब तक वो मंचले, उन्हें लगा कि ये सब अब पकड़े जाएंगे, तो वो वहाँ से निकल के भागते हैं। अब आर्मी के अफसर जवान पीछे पीछे और वो मंचले आगे आगे। भागते भागते वो वहीं पर एक बाहर में एक सिनेमा हॉल है, थिएटर। उस थिएटर में वो सारे मंचले घुस जाते हैं। अब थिएटर के अंदर चले गए। अब उन्हें कैसे पकड़ें, कैसे ढूंढें। तब तक इस दौरान में उस वक्त वहाँ पे जो आर्मी कैंप था, उसके जो कमांडिंग अफसर थे कर्नल ज्योति मोहन सिंह, इन्हें पता चला कि कुछ हमारे जवान अफसर और उनकी बीवियों के साथ ऐसे छेड़खानी हुई है। फिर वजह से खबर दी गई कि जो बदमाश हैं, मनचले हैं, वो एक सिनेमा हॉल में घुस गए। इसी के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ और लोगों को भेजते हैं। उन्होंने बटालियन में से कुछ और लोगों को भेजा कि उन बदमाशों को पकड़ो। अब आर्मी कैंप से और भी बहुत सारे अफसर पहुंच गए, जवान पहुंच गए, और इसके बाद उन्होंने कहा कि इस सिनेमा हॉल को घेर लो। उन्होंने उस सिनेमा हॉल को चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद अब तलाशी शुरू हुई। उस तलाशी के दौरान वे मंचले पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उनमें से पता चला कि एक लड़का, एक मंचला, मालूम है कौन था? वो उस वक्त के पंजाब के सबसे ताकतवर चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो का बेटा था। और वो चीफ मिनिस्टर इतने पावरफुल कि उस वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू के बड़े करीबी, बेहद पावरफुल चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर का बेटा आर्मी अफसरों की बीवियों को छेड़ा। पकड़कर उसके बाद सिनेमा हॉल से ये लोग उसे आर्मी कैंप में ले आते हैं। आर्मी कैंप में उनकी अच्छी खातिर करते हैं, खूब खातिरदारी होती है। अब ये बात सुबह सुबह चीफ मिनिस्टर दफ्तर में पहुंचती है। उनका बेटा लौटा नहीं, घर पे भी नहीं आया। अब पता चला कि कुछ आर्मी के लोग उसको उठाकर आर्मी कैंप ले गए। अब चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो, ताकतवर हस्ती, उन्हें पता चला, जाहिर सी बात है उन्हें गुस्सा भी आया होगा। अब वो सुबह सुबह आर्मी कैंप पहुंचते हैं। कहते हैं उस वक्त की जितनी रिपोर्ट है कि जब वो आर्मी कैंप के गेट पे पहुंचे तो उन्हें कोई वीवीआईपी दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि जिस अपने गाड़ी के काफिले से आए थे उस गाड़ी से उनको उतरना पड़ा, और आर्मी कैंप के उस गेट से अंदर तक, उस कमांडिंग अफसर के दफ्तर तक, उन्हें पैदल जाना पड़ा। पैदल जाने के बाद वो अपने बेटे को खुद छुड़ाने आए थे। आर्मी के लोगों ने अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया था। अब ये बात बाद में मीडिया में आ गई
कि एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को छेड़खानी के जुर्म में आर्मी अफसरों ने आर्मी कैंप में पकड़ कर रखा, उन्हें पीटा, मारा। अब इसके बाद ये मामला, उस वक्त लोकसभा का सेशन चल रहा था, लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, तब शायद अपनी डेमोक्रेसी और बाकी चीज़ें उतने खतरे में भी नहीं रही थी। तो ये सारी चीज़ें लोकसभा में जिस तरीके से उठती थी उठी। उसके बाद अब मामला जो है लोकसभा में उठा, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंची। अब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस इंसिडेंट के बाद जवाब मांगा, लेकिन कमाल और हैरत देखिए कि जवाब उन्हें मांगना चाहिए था पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो से। क्या आप जिस जिम्मेदार पद पर हैं और आपका बेटा एक इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है, औरतों को छेड़ रहा है, और आप उसे खुद छुड़वाने के लिए आर्मी कैंप पहुंच गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जवाब चीफ मिनिस्टर से नहीं मांगी, उन्होंने जवाब मांगा उस वक्त के अपने आर्मी चीफ से। और उस वक्त के जो अपने आर्मी चीफ थे जनरल थिमैया, एक नहायत इज्जतदार जिनका एक औरा था। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जनरल थिमैया से पूछा कि ये क्या, आप इस पे जवाब दीजिए, आपके लोगों ने, आपके अफसरों ने, जवानों ने ऐसा क्यों किया, क्यों उठा कर ले गए, क्यों कानून अपने हाथ में लिया। इस पर जनरल थिमैया ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया। वो जवाब एक इतिहास बन गया। उन्होंने जवाब इंग्लिश में दिया था। उन्होंने कहा, इफ़ वी कैन नॉट डिफेंड द ऑनर ऑफ आवर वीमेन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अस टू डिफेंड द ऑनर ऑफ आवर कंट्री। अगर हम हमारे देश की महिलाओं की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर आप हमसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हम अपने देश की इज्जत की हिफाजत करेंगे। तो अगर औरतों की हिफाजत हमसे ना हो पाया, तो फिर देश की हिफाजत क्या करेंगे। ये जवाब था। इसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया और ये जवाब एक नज़ीर बन गया। ये थी उस कहानी का पहला पार्ट, ये था। अब आते हैं प्रताप सिंह कैरो के ऊपर। देश का दूसरा पॉलिटिकल मर्डर इन्हीं प्रताप सिंह कैरो का हुआ, और इस इंसिडेंट के बाद ही हुआ। प्रताप सिंह कैरो पंजाब के सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे। कहा जाता है कि पंजाब में हरित क्रांति, पंजाब को आज़ादी के बाद विकास के रास्ते पर ले जाने का पूरा प्लान, आइडिया इन्हीं का था, और करीब 8 साल तक ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे थे। इनके आइडियाज़, इनकी सोच बहुत अच्छी थी, और इसीलिए पंजाब ने उस वक्त काफ़ी तरक्की की, जो पहला पार्ट इनका है। और उस वक्त पंजाब का बंटवारा नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये सब पंजाब का ही हिस्सा हुआ करते थे। बाद में हिमाचल अलग बना, पंजाब अलग बना। तो उस वक्त लेकिन पंजाब एक हुआ करता था। तो प्रताप सिंह कैरो, शुरुआत में इन्होंने, ये कैरो एक गांव है पंजाब में, वहाँ ये जन्म हुआ इनका। इसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी इनके सामने हुआ। बाद में ये पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौट कर आए तो फिर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े, आज़ादी के आंदोलन में लड़े। फिर उसके बाद तब वो एक अखबार निकालते थे। जब ये क्रांतिकारी बने तो अखबार को ही बंद करना पड़ा। फिर ये अमेरिका से हालांकि डिग्री लेकर आए थे। यहाँ आने के बाद कुछ वक्त फिर ये कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। लड़ते लड़ते जब देश आज़ाद हो गया तो फिर ये कांग्रेस ने इनको पंजाब में टिकट दिया। पंजाब से ये चुनाव जीते। जीतने के बाद ये पहले विधायक बने, फिर मंत्री बने, और पंजाब में एक बड़े नेता के तौर पर उभरने लगे। इसके बाद फिर एक दौर आया जब ये पंजाब के तीसरे चीफ मिनिस्टर बने, तीसरे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री बनने के बाद कहते हैं कि पंजाब के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। पंजाब में ये टोटल करीब 1964 तक, बल्कि 1956 से 1964 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे। 1956 से 64 तक। 64 में इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगे करप्शन के, भ्रष्टाचार के, और उस एलिगेशन की वजह से इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा, उतरना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के बड़े ख़ास थे। इसके बाद एक कमेटी बैठी, और उस कमेटी ने इंक्वायरी की इनके खिलाफ, एक आयोग। लेकिन उस आयोग ने बाद में क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कहा इनके खिलाफ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। तब तक पंजाब में रामकिशन की सरकार आ गई। जब इन्हें क्लीन चिट मिला तो प्रताप सिंह कैरो और फिर रामकिशन सरकार के खिलाफ उतर गए। उसकी वजह ये थी कि उन्हें लगता था कि उनके खिलाफ रामकिशन सरकार ने ही साजिश की थी। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई। मौत होने के बाद अब कांग्रेस में जो नया नेतृत्व, लीडरशिप आया, उनके साथ प्रताप सिंह कैरो के अच्छे रिलेशन नहीं थे।
तो धीरे धीरे इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन अभी ये कांग्रेस में थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। 1964 6 फरवरी बल्कि 64 में ये हटे। उसके बाद ये दिल्ली आना जाना लगा रहता था कांग्रेसी नेताओं से मिलने के लिए। कहानी है 6 फरवरी 1965 की। 6 फरवरी 1965 प्रताप सिंह कैरो दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली में वहाँ पे एक जो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब के, उनका नाम था चरणजीत सिंह। उनके सर जो एमपी हाउस है उनके घर में ठहरे हुए थे। 6 फरवरी 1965 को इन्हें वापस चंडीगढ़ जाना था, निकलना इन्हें सुबह था, बट आइन टाइम पे इन्होंने अपना प्लान बदला और उस वक्त कांग्रेस के जो खजांची और फिर बड़े नेता आगे चलकर बने जगजीवन राम, उनसे ये मिलने चले गए। तो उनसे मिलने के बाद करीब 9:30-10 बजे मिले और 11 बज गया। अब ये 11 बजे एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उनकी नीले रंग की एक फिएट कार थी जिससे ये चंडीगढ़ आए थे और उसी कार से इनको वापस जाना था। ये उस कार से अब वापस चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से निकलते हैं। जब ये निकलते हैं तो उधर 4 लोग, पहले से उन्हें मालूम था कि प्रताप सिंह कैरो दिल्ली गए हैं और आज उन्हें लौटना है, और वो सोनीपत के पास दिल्ली पंजाब रूट पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। एक रसोई करके गांव है वहाँ पे, तो रसोई गांव से गुजरना था। उनके पास खबर थी कि नीली रंग की फिएट कार है, उनके साथ उनका एक बॉडीगार्ड है, एक दोस्त थे और एक आईएएस अफसर भी थे पंजाब सरकार में, वो भी उनके साथ जा रहे थे। तो 4 लोग थे कुल कार में। इत्तेफाक से इस रसोई गांव के पास सोनीपत के करीब सड़क के मरम्मत का काम चल रहा था। तो उस मरम्मत के काम की वजह से ट्रैफिक स्लो थी, तो मजदूर अपना काम पे लगे हुए थे सड़क के। उसी रसोई गांव के पास एक ढाबे पे 4 लोग आकर बैठे हुए थे। इनमें से 2 पुलिस की वर्दी में था और इन चारों के पास राइफल और पिस्टल। गांव वालों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उसने कहा कि हम पुलिस से हैं। और उन्होंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम पागल कुत्ते और बंदरों को पकड़ने के लिए आए हैं। उस इलाके में उस वक्त बंदरों का आतंक था। उन्हें भी लगा कि हो सकता है। अब इसके बाद ये बैठे हुए उस फिएट का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर 2 घंटे डिले हो गया सफ़र में। अब कैरो जो है उनका काफिला पहुंचता है। एक इस जहाँ पे सड़क के मरम्मत का काम चल रहा था, उनका एक और बंदा बैठा हुआ था जिसकी सिर्फ नज़र इस बात पे थी कि दिल्ली की तरफ से नीले रंग की फिएट कार जिसका नंबर PNT 7790 है, वो जैसे आए तो वो इशारा दे। दोपहर के करीब 1 बजे थे। अचानक यही नीली रंग की फिएट कार जिसका नंबर PNT 7790 रसोई गांव के पास पहुंचती। जब पहुंचती है तो वो जो मजदूर थे वो उसे इशारा करते हैं और कहते हैं कि इस गाड़ी को थोड़ा तुम्हें रोकना है, क्योंकि हमें तलाशी लेनी, इस गाड़ी में हमें खबर मिली है कि अफीम है। अब चूंकि वो पुलिस की वर्दी में, मजदूर की हिम्मत नहीं, उसने कहा ठीक है। उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी वो चारों बराबर में सड़क किनारे ढाबे से आए और उसके बाद दरवाज़ा खोला और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2 गोली सीने पे मारी प्रताप सिंह कैरो को, एक सर पे, और बाकी गोली उनके बॉडीगार्ड ने भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले थोड़ी ही देर में कार के अंदर 4 लाशें पड़ी थी। चारों को मारने के बाद हमलावर उसी रास्ते खेत से निकलकर भाग गए। थोड़ी देर में खबर पहुंची कि पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर का इस तरीके से कत्ल हो गया, कोहराम मच गया। इसके बाद मामले की जांच की गई। अब जांच शुरू होती है। इस जांच के दौरान करीब 6000 लोगों से पूछताछ होती है। दिल्ली और पंजाब के बीच में करीब 800 ऐसी नीली कारों की जांच की जाती है। क्या और कोई ऐसा था जो पीछे कर रहा था, फॉलो कर रहा था? तमाम लोगों से पूछताछ जांच के बाद आखिरकार पंजाब पुलिस 5 लोगों को अरेस्ट करती है। जिनको अरेस्ट किया उनके नाम थे सुचा सिंह, बलदेव सिंह, नाहर सिंह, सुखलाल और दया सिंह। इनमें दया सिंह को बाद में काठमांडू से गिरफ्तार किया गया था, वो भाग गया था इंडिया से नेपाल। इसके बाद 1966 में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। 1965 6 फरवरी को कत्ल हुआ था। 1 साल के बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें से एक जो था सुखलाल, 5 आरोपियों में से एक तो भागा हुआ था, 4 पकड़े गए थे, वो सरकारी गवाह बन गया और उसने सारी कहानी बता दी। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और 1969 जनवरी में इस मुकदमे की सुनवाई खत्म हुई और 1969 को ही 6 जून को लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में उन्होंने इन चारों को सजाए मौत दी। सरकारी गवाह जो बन गया था उसे माफ़ कर दिया।
इसके बाद ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट ने भी इनकी मौत की सज़ा को बरकरार रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रहा। राष्ट्रपति के पास गए, वहां पे भी दया याचिका नहीं हुई। इसके बाद इसी दौरान में जब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला था, तब तक जो 5वां भागा हुआ था दया सिंह, वो भी गिरफ्तार हो गया काठमांडू से। उसे काठमांडू से लाया गया, उसके खिलाफ भी मुकदमा चला, उसको भी सेम सज़ा सुनाई गई, फांसी, तीनों कोर्ट से। लेकिन अब वो चूंकि बाद में पकड़ा गया था, उसकी अलग से फिर और सुनवाई शुरू हुई। तो आखिरकार 30 अक्टूबर 1972, 30 अक्टूबर 1972, जब सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए माफी के, कोर्ट के, तो सुचा सिंह और बलदेव सिंह को अंबाला जेल में फांसी दी गई 30 अक्टूबर 1972 को, जबकि नाहर सिंह को हिसार जेल में फांसी दी गई। अब 3 को फांसी दे दी गई, चौथा बचा दया सिंह, क्योंकि वो बाद में पकड़ा गया था। अब दया सिंह का मुकदमा और चलता रहा। अब वो पकड़ा गया था 1972 में, और 1972 में 1 अप्रैल को पकड़ा गया, जबकि इन लोगों की फांसी हुई 30 अक्टूबर को, मतलब फांसी से करीब 5-6 महीने पहले। अब उसके बाद इस पर मुकदमा चला, मुकदमे में इसको लगातार सारी सजाएं वही हुई जो फांसी की थी। लेकिन फिर इसने कोर्ट में दया याचिका दाखिल कर दी। अब जब कोर्ट में दया याचिका दाखिल की, तब तक मामला आ गया लेट। उधर वीपी सिंह की सरकार थी, चौधरी देवीलाल तब तक देश के उप प्रधानमंत्री बन गए। तो जब दया सिंह की दया याचिका आई राष्ट्रपति के पास, तो आपको पता है कि दया याचिका पर फैसला बेशक राष्ट्रपति के साइन होते हैं, लेकिन सरकार, खासतौर पर होम मिनिस्ट्री, कैबिनेट, वो अप्रूवल देती है कि इसको माफ़ी दें कि ना दें। तो असल में भारत सरकार की जो भी राय होती है उस पर राष्ट्रपति अपना फैसला लेते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को माफ़ नहीं करते, सरकार की मर्जी से करते हैं। तो उस वक्त कैबिनेट बैठी, देवीलाल उस वक्त उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे देश के। उन्होंने उसकी दया याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि इसकी सजाए मौत माफ़ करके इसको उम्र कैद में बदल दो। उसके बाद वो सजाए मौत उसकी माफ़ हो गई दया सिंह की, उसको उम्र कैद में बदल दिया और फिर उसने अपनी उम्र कैद काटी। इस इंसिडेंट के करीब 55 साल के बाद प्रताप सिंह कैरो के दूसरे बेटे ने, जो शायद एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक जॉइंटली एक बुक लिखा था और उसमें लिखा था कि कैसे प्रताप सिंह कैरो के कत्ल की जो हुआ वो एक गहरी साजिश थी। और इस बुक में उन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिए देवीलाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा जिस तरीके से उनके कत्ल के आरोपी में से एक को माफ़ी दी गई, और वो आरोपी था जिसका देवीलाल के साथ पुराना कनेक्शन और रिश्ता रहा है, तो ये था कि क्या प्रताप सिंह कैरो के कत्ल में कहीं ना कहीं देवीलाल की कोई साजिश थी। ये उन्होंने बुक में लिखा, हालांकि इसके कोई प्रूफ और सबूत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं था तो फिर कत्ल की वजह क्या थी एक मुख्यमंत्री की? तो कहते हैं कि इन्हीं में से एक आरोपी, उसके पिता और उसके दोस्त किसी कत्ल के मामले में फंसे, उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद कोर्ट में मुकदमा चला और उस वक्त मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो। उन्होंने कोई मदद नहीं की, और जब मदद नहीं की तो ये फैमिली गुस्सा हो गया, और उसी के बाद उन लोगों को फांसी हो गई थी उस कत्ल के मामले में। तो उसका बदला लेने के लिए इन 5 आरोपियों में से एक ने ये तय किया कि वो प्रताप सिंह कैरो को मारेगा, और उसके बाद उसी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक मुख्यमंत्री, एक एक्स चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री की जान ली। और इस तरह से प्रताप सिंह कैरो महात्मा गांधी के बाद इस देश के दूसरे ऐसे नेता बने जिनका कत्ल हुआ।